हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, देखो 3 पार्ट में ही लेक्चर खत्म होने वाला था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 1700 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3 में व्यूज़ आने नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अब चलो, एग्जाम तुम्हारे हो गए, कोर्स में तो है ही, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के भी काम आएगा। तो आई होप जितना उस लेक्चर को आपने प्यार दिया, सपोर्ट दिया, इसको भी देंगे, ठीक है। कंपेयर तो कम रहेगा बट इट्स ओके। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर ड्रग्स एंड मेडिसिन, दवाइयाँ किसे कहते हैं, औषधियाँ किसे कहते हैं, है ना, और ड्रग्स क्या होती है और मेडिसिन क्या होती है, ठीक है। हिंदी में तो हम औषधि दवाई एक ही तरह बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंशिएट है। ड्रग्स तो मैंने आपको कहा था भाई केमिकल सब्सटेंसेज है, रासायनिक पदार्थ है जिनका अणुभार 500 यूनिफाइड मास, ठीक है, इतना तो होना चाहिए। अब वो अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा किसी न किसी बायोमॉलिक्यूल से, जैव अणु से अंतर क्रिया करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा, जोड़ेगा, ठीक है। अब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, है ना, शरीर जो है उसको जवाब देगा, ठीक है। अब अगर हमारा रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव है, मतलब उस केमिकल ने हमारी बॉडी के अंदर जाके कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट किया है विदाउट एनी साइड इफेक्ट और किसी चीज़ को डैमेज किए बिना, है ना, तब हम उसे बोल देंगे हाँ भाई ये तो मेडिसिन है। अदरवाइज ड्रग तो है ही, क्योंकि वो केमिकल है, बॉडी के अंदर तो गया ही है और बॉडी ने रिस्पॉन्स किया है। आई बात समझ में? तो ड्रग्स एंड मेडिसिन बात समझ में आ गई थी आपको। फिर ड्रग्स कैसे काम करती है, तो मैंने आपको कहा था एक तो एंजाइम के थ्रू काम करेगा और एक आपका रिसेप्टर्स के थ्रू काम करेगा, ठीक है। तो ड्रग्स का टारगेट जो है वो एंजाइम हो सकता था, रिसेप्टर्स यानी कि संवेदांग हो सकता था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर ड्रग्स को क्लासिफाई कैसे करना है, फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट के अकॉर्डिंग करना था, या फिर संरचना पे आधारित करना था, या टारगेट मॉलिक्यूल शरीर में जाके किस मॉलिक्यूल पे इंटरेक्ट करता है वैसे करना था, या उनका मैकेनिज्म कैसा है उस बिहाफ पे करना था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रग्स को क्लासीफाई कर लिया था। उसके बाद में हमने ड्रग्स को अलग अलग टाइप के ड्रग्स थे, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था एंटासिड, प्रति अम्ल, एसिडिटी उत्पन्न करने वाले पदार्थ और उनका ट्रीटमेंट करने वाले ड्रग, जिन्हें हम कहते हैं एंटासिड, एसिडिटी कम करने वाले रसायन। आफ्टर दैट हमने एंटी हिस्टामाइंस डिस्कस कर लिया था, जिनको हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स कहते हैं, प्रति एलर्जी औषधियाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आज हम पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, तंत्रिका सक्रिय औषधियाँ, जिसके अंदर हमने रखा है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब पीड़ाहारी, पीड़ा को कम करने वाले रसायन, ठीक है। और उसके अंदर हमने रखा है और एंटीबायोटिक्स को, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, जिसके अंदर हमें पढ़ना है एक तो एनाल्जेसिक, जिसे हम कहेंगे पीड़ाहारी, नॉट एंटीबायोटिक, इसका हिंदी नाम आपका है पीड़ाहारी, और प्रशांतक, जिसे हम कहेंगे ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। तो प्रशांतक यानी कि ट्रैंक्विलाइज करना, ट्रैंक्विलाइजर्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, तंत्रिका सक्रिय औषधियाँ, है ना। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है ट्रैंक्विलाइजर्स और दूसरा है बच्चे एनाल्जेसिक यानी कि पीड़ाहारी, ठीक है। तो तंत्रिका सक्रिय औषधियाँ, ये तंत्रिका से ग्राही तक संदेश वहन करने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करती है। आगे बात समझ में? न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, है ना, रिसेप्टर्स को क्या मैसेज जा रहा है, पहले मैंने आपको कहा था, है ना, 2 तरह से मैसेज को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या तो मैसेंजर बदल दें, मेडिसिन उसका कॉपी करने वाला हो, है ना, या मैसेज ही बदल दे, कनेक्शन ही जो है वो चेंज कर दे, ठीक है। तो तंत्रिका सक्रिय औषधियाँ, पहला जो सवाल बनेगा वो आपका बनेगा तंत्रिका सक्रिय औषधियाँ, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स जो है वो कौन कौन सी है, तो हम कहेंगे भाई प्रशांतक और एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर और एनाल्जेसिक, ठीक है। अब हम सबसे पहले ट्रैंक्विलाइजर को डिस्कस करते हैं। तो बच्चे, प्रशांतक नाम से क्या लग रहा है, शांत करना, है ना, प्रशांतक शांत करना, तो ट्रैंक्विलाइज क्यों करना है, तो देखो अगर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मानसिक तनाव की स्थिति है, चिंता बहुत है, शोक बहुत है, भय बहुत है, डिप्रेशन है, अवसाद है, तो मेंटल स्ट्रेस है ना, जनरल हम बोल देते हैं, मतलब डेली लाइफ में जो हम बोलते हैं, हम कहते हैं ना पागलपन की दवाई, पागलपन की कोई दवाई नहीं है, मतलब मानसिक तनाव, मानसिक रोगी जो है वो पागल नहीं होता है,
मेंटल स्ट्रेस है, बहुत बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना, बहुत बार ना घर वाले कि बहुत डिप्रेशन में चला गया, बहुत डिप्रेशन में चला गया, तो पागल थोड़ा ना हो गया, ठीक है, एक फिलहाल एक ऐसी स्टेट है जिससे हम क्या कर रहे हैं, हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, है ना। तो मानसिक तनाव को दूर करना, स्ट्रेस को कम करना, भाई एग्जाम से पहले हमें भी तो स्ट्रेस होता है, आप लोगों को भी होता है कि अरे कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, कुछ बच्चों को तो शिवरिंग हो जाती है, कुछ को वैसे ही बुखार आ जाता है ना, पॉसिबल, तो वो हम उसे तो ये तरीके कि पागल हो गया है, ऐसा नहीं होता है ना। तो मेंटल स्ट्रेस को कम करने वाला जो मेडिसिन है, तो देखो वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग तनाव को कम करना, स्ट्रेस को कम करना, मानसिक रोगों के निदान और उपचार, ठीक है, पहले उस बीमारी को पकड़ना, कारण पता लगाना और फिर उसका ट्रीटमेंट करना, उन ड्रग्स को हम कहते हैं प्रशांतक, ठीक है। अब मोस्टली इनमें क्या होता है, तो भाई मोस्टली इनमें स्लीपिंग पिल्स ही होती है ना, नींद की गोलियों के घटक होते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी नींद लेंगे, है ना, उतना बॉडी क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, फ्रेश फील करेंगे। तो बहुत बार क्या होता है, टेंशन होता है तो नींद नहीं आती, स्ट्रेस होता है तो नींद नहीं आती, डर लगता है तो नींद नहीं आती, चिंता होती है तो बिल्कुल ही नींद नहीं आती, है ना। तो धीरे धीरे क्या हो गया, स्लीपिंग जो है ना, स्लीप एपनिया मान लो, नींद की कमी हो गई शरीर के अंदर, है ना, इस वजह से ये बीमारियाँ और बढ़ जाती। तो जितना आदमी फ्री होके क्या करेगा, नींद लेगा, उतना उसका स्ट्रेस जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो मोस्टली इनमें स्लीपिंग पिल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, है ना, नींद की दवाइयों के गोलियों के घटक होते हैं। अब ये करती क्या है, तो ये गुड फील करवाती है ना, ये अच्छा होने की भावना को क्या करती है, प्रेरित करती है, आपको गुड फील करवाएंगी, चिंता, तनाव, क्षोभ और उत्तेजना से क्या करती है, मुक्ति देती है ना, क्षोभ मतलब दुख, ठीक है, उससे क्या करती है, थोड़ा सा आपको फ्री करती है, स्ट्रेस फ्री रखती है, क्लियर। अब ट्रैंक्विलाइजर तो चलो मोस्टली हमने कहा मानसिक तनाव को कम करने वाली दवाई है, करती क्या है, तो भाई हमने तो पहले ही बोला था, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग, सीधा का सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करती है, अफेक्ट करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और इनका निद्राकारी प्रभाव होता है। अब बहुत तरह के ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल जो हमारे को दिया है, हमारे को बोला है भाई नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है, नॉर एड्रेनलिन ये आपका हार्मोन है, ये मूड स्विंग्स, है ना, बार बार जो हमारा मूड चेंज होता है ना, मतलब कभी अच्छा फील होता है, बहुत जोक सुन लिया तो बहुत ज़्यादा हंसी आ गई, या कुछ अच्छा कुछ देख लिया, है ना, कोई फैमिली में कुछ अच्छा हुआ, है ना, कोई न्यू बॉर्न बेबी है, या कोई अच्छा अचीवमेंट है, या कोई आरएस बन गया, आईएएस बन गया, यूपीएससी क्रैक हो गया, आईआईटी बन गया, इंजीनियर बन गया, हैप्पीनेस की कोई भी वजह हो सकती है ना, या बर्थडे ही है, तो हम खुश हैं, और एकदम से कभी कुछ सदमा भी लग जाता है तो एकदम से क्या हो जाता है, डाउन भी हो जाते हैं, तो बार बार हमारे मूड क्या होते हैं, चेंज होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो नॉर्मल पर्सन में ऐसा ही होता है ना। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, तो नॉर एड्रेनलिन का है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है और ये मनोदशा परिवर्तन, है ना, मूड स्विंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर नॉर एड्रेनलिन का लेवल थोड़ा कम हो गया, भाई हार्मोन है, उत्पन्न हो रहा था, ठीक है, मान लो कोई ऐसा एंजाइम हुआ जो इसके उत्प्रेरण को कम कर देता है, इसके सिक्रेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है, उत्पत्ति जो है वो नीचे गिरा देता है। अब ये हार्मोन का लेवल अगर कम हो गया तो मूड स्विंग्स होंगे ही नहीं, मतलब एक बार आपको सदमा लगा, दुख है, तो दुख भी रह जाएगा, है ना। तो अगर इसका लेवल जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी, संदेश भेजने की क्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। भाई आप दुख में डूबे हो, ब्रेन क्या करता है, आपको वापस रिचार्ज करता है, अच्छा ठीक है, धीरे 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 उस ट्रॉमा से हमें क्या आना है, बाहर आना है ना। लेकिन अगर नॉर एड्रेनलिन का लेवल ही कम है तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी, संदेश भेजने की प्रक्रिया, मतलब ब्रेन तो मैसेज कर रहा है कि भाई इस दुख से बाहर आओ, उभरो, है ना, लेकिन वो मैसेज आपके पास पहुंच ही नहीं रहा है ना, एक्टिव नहीं हो रही है हमारी नर्वस सिस्टम, जो एक्टिव नहीं हो रहा है कि हम उस सिग्नल को ले सकें, उसकी मैसेज को पढ़ सकें और धीरे धीरे उससे बाहर आए। तो धीरे धीरे आदमी क्या हो जाता है, दुख में दुखी और दुखी और दुखी और दुखी, डिप्रेशन में चला गया, है ना। तो मुझे क्या करना है, उसको डिप्रेशन से बाहर कैसे निकालूंगा, कोई दुखी है तो मैं क्या कर लूँगा, या तो लगे ना कि मैं क्या करूँगा, कोई दवाई क्या कर लेगी, तो दवाई क्या है, एक्चुअली वो गया क्यों है डिप्रेशन में, वो गया है इस हार्मोन के लो लेवल की वजह से। इस हार्मोन का लो लेवल क्यों है, तो भाई कोई एंजाइम है वो इसके लेवल को क्या कर देता है, घटा देता है, तो जाके उस एंजाइम को पकड़ो, वो एंजाइम अगर जैसे ही डाउन होगा इसका लेवल अपने आप हाई हो जाएगा, जैसे जैसे इसका लेवल हाई हो जाएगा आदमी धीरे धीरे क्या होगा, ट्रॉमा से बाहर आ जाएगा, बस इतनी सी तो बात है, ठीक है। तो व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया क्योंकि ये एंजाइम का लेवल लो हो गया। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करेगा, तो हम कहेंगे भी अब डिप्रेशन में चला गया तो प्रति अवसादक एंटी डिप्रेसेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अब भाई प्रति अवसादक औषधि क्या करेगी, नॉर एड्रेनलिन का लेवल जो घटा रहा था उस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देगी।
अब वो एंजाइम को अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो नॉर एड्रेनलिन का लेवल धीरे धीरे क्या हो गया, तो हम कहेंगे भाई नॉर एड्रेनलिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ गया। अब बढ़ गया तो आदमी क्या हो गया, धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा, है ना, अवसाद का प्रतिकार करेगा, डिप्रेशन से लड़ेगा। भाई क्या है, ठीक है भाई, दुख मनाना है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, है ना, लाइफ टाइम का है, लेकिन उसी के अलावा हम कुछ सोचे ही नहीं, सिर्फ उसी को सोच सोच के अपनी बॉडी को हम डाउन तो नहीं कर सकते, डैमेज तो नहीं कर सकते, है ना। तो ये काम है आपका किसका, तो हम कहेंगे एंटी डिप्रेसेंट। ट्रैंक्विलाइजर का एक टाइप है ना, ट्रैंक्विलाइजर मतलब प्रशांतक, ऐसी औषधि जिसका उपयोग मानसिक रोगों को दूर करने, उनके निदान, उनके उपचार के लिए किया जाता है, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है ना। इनमें मोस्टली स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियों का घटक होता है। एग्जाम्पल हमने नॉर एड्रेनलिन से समझाया कि भाई देखो ये हार्मोन है, अगर ये हार्मोन का लेवल डाउन हुआ तो आप डिप्रेशन में चले जाओ। हमें लग रहा है कि हम दुखी बात सुन के और दुख में जा रहे हैं, तो ठीक है उसमें तो गए थे, लेकिन उससे बाहर क्यों नहीं उभरे, क्योंकि ये एंजाइम का लेवल जो है ये डाउन हो गया था, है ना, इस हार्मोन का लेवल डाउन हो गया था पर्टिकुलर किसी एंजाइम की वजह से। क्लियर, तो हम कहेंगे ओके चलो भाई ये ट्रैंक्विलाइजर्स है। अब ट्रैंक्विलाइजर्स की एग्जांपल्स दो, तो देखो अगर इप्रोनाइजिड और फिनेल्जिन, देखो अगर आपका नीट है तो ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। यूँ नहीं एंटासिड पूछे तो तुम लिख दो इप्रोनाइजिड, तो एसिडिटी कम करनी है तो मेंटल स्ट्रेस क्यों कम कर रहे हो, है ना। वो कह रहा है रेनिटिडिन, ओमेप्रेजोल, लेंसोप्रेजोल, तो तुम कह रहे हो अच्छा ये तो क्या बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स है, तो भाई वो तो एसिडिटी कम करने वाली दवाई थी, एंटीपायरेटिक तो बुखार को कम करता है, तो मैच ही नहीं हो रहा। ऐसे तो दवाई को उसकी बीमारी से मैच करना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए दवाई ये काम करती है। तो पूरा डॉक्टर तो नहीं बनोगे, बट ठीक है आइडिया लग जाएगा। जो आपको ये चैप्टर सिखाना चाह रहा है ये अपने लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इप्रोनाइजिड और फिनेल्जिन, तो भाई ये डिप्रेशन दूर करती है। इप्रोनाइजिड और फिनेल्जिन अवसाद मतलब डिप्रेशन दूर करने का काम करती है। बिना डॉक्टर की परमिशन की नहीं मिलेगी, सोचना मत कि मैं नाम याद रख लूँगा ओ चलो कभी डिप्रेशन में चला गया तो ये, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल इनके लिए आपको चाहिए होता है डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो चाहिए होता है। देन इक्विनिल तो हाइपरटेंशन और डिप्रेशन को दूर करेगा। क्लोरडाइजेपॉक्साइड और मैप्रोबेमेट तो ये तनाव को दूर करेगा। मैप्रोबेमेट तनाव को दूर करेगा, इक्विनिल अति तनाव को दूर करेगा। मैप्रोबेमेट तनाव को दूर करेगा, इक्विनिल अति तनाव को दूर करेगा। आइप्रोनाइजिड और फिनेल्जिड डिप्रेशन खत्म करने वाली दवाइयाँ हैं, ठीक है, याद हो जाएंगी, याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये तो थे हमारे ट्रैंक्विलाइजर्स। भाई ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब मेंटल स्ट्रेस कम करना। 3 तरीके से हम मान सकते हैं मेंटल स्ट्रेस। पहला तो हम कहेंगे नॉर्मल डिप्रेशन मान लो, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, तो अवसाद कम करने वाली दवाइयाँ प्रति अवसादक, है ना, एंटी डिप्रेसेंट, इनमें आप लिख सकते हो इक्विनिल है ना, ये सारी एंटी डिप्रेसेंट ही, कोई दिक्कत नहीं। देन हम कहेंगे कि बहुत बार क्या होता है वॉयलेंट हो जाता है पेशेंट, जो है ना वो एग्रेसिव हो जाता है, मतलब किसी किसी को इतना गुस्सा आता है कि बिल्कुल आंखें लाल हो जाती है और चेहरा लाल हो जाता है और एकदम यूँ फेस के हाव भाव बदल जाते हैं और उसका सोचने समझने का जो लेवल है वो ही खत्म हो जाता है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं इतना गुस्से में होंगे मार ही दूँ सामने वाले को, है ना, इतना गुस्सा आ जाता है। तो उनके लिए होता है सेडेटिव, शांत करना, शामक, तो उसको भी हम ट्रैंक्विलाइजर के अंदर ही रखते हैं। तो प्रति अवसादक एंटी डिप्रेसेंट हो गया, सेडेटिव हो गया, शामक हो गया, उसको भी हम मेंटल स्ट्रेस की दवाई यानी कि ट्रैंक्विलाइजर के अंदर ही उसको हमने रखा है, ठीक है। और एक बार होता है एंटी हिप्नोटिक्स, है ना, हिप्नोटिक्स मतलब हिप्नोटाइज करते हैं ना किसी को, ठीक है, तो एक बार प्रॉपर एक स्टेट में चला गया और स्टेट कॉन्स्टेंट स्टेट में चला गया और उससे बाहर नहीं आ रहा, तो एंटी हिप्नोटिक्स भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो अब देखो बार्बिट्यूरिक एसिड, भाई बार्बिट्यूरिक एसिड जो है ये कॉम्बिनेशन है आपका यूरिया और आई थिंक मेलोनिक एसिड का, है ना। मेलोनिक अम्ल और यूरिया की आपस में क्रिया कराते हैं तो उन्हें बोलते हैं मेलोनल यूरिया, है ना, और उसी का नाम बार्बिट्यूरिक एसिड। अब बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव मतलब उसमें प्रॉपर कोई कार्बन खाली है, उसमें 2 इथाइल लगा दिए या इथाइल फिनाइल लगा दिया या फिनाइल फिनाइल लगा दिया, इस तरह से, तो उन्हें बार्बिट्यूरेट्स बोलते हैं। 3 नाम याद रखने हैं, वेरोनल, सेकोनल, इल्यूमिनल, वेरोनल, सेकोनल और ल्यूमिनल, VSL। तो वेरोनल V से, सेकोनल S से, ल्यूमिनल, ठीक है, एक और है एमिटल। तो ये सब बार्बिट्यूरेट्स है, बार्बिट्यूरेट्स मतलब बार्बिट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न हैं। तो ये भी क्या करते हैं भाई, ये भी नींद की दवाइयाँ हैं, इनको अगर हम अच्छे से लेंगे तो टाइम टू टाइम हमें क्या आएगी, नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये भी अच्छे ट्रैंक्विलाइजर्स है। इसके अलावा तो भाई वेलियम और सेरोटोनिन,
है ना, वेलियम और सेरोटोनिन। तो आइप्रीनियजिड हो गया, आइप्रोनियजिड हो गया, फिनेल्जीन हो गया, ल्यूमिनल हो गया, वेरोनल हो गया, सेकोनल हो गया, इक्विनिल हो गया, मेप्रोबिमेट हो गया, है ना, और वेलियम हो गया, सेरोटोनिन हो गया। ये सब क्या है, ये सब ट्रैंक्विलाइजर्स है ना। तो बच्चे ये नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला क्या था, आइप्रोनाइजिड, फिनेल्जीन, इक्विनिल, क्लोरोडाइजेपॉक्साइड और मेप्रोबिमेट। तो मैंने कहा था मेप्रोबिमेट तनाव दूर करना और इक्विनिल अति तनाव को दूर करना, ठीक है। आइप्रोनाइजिड और फिनेल्जीन ये डिप्रेशन को कम करना, ठीक है। बार्बिट्यूरेट्स कौन से हैं, वेरोनल, सेकोनल, ल्यूमिनल और एमिटल, ठीक है। इनसे भी नींद आ जाती है, ये भी ट्रैंक्विलाइजर्स है। और एग्जाम्पल्स है वेलियम और सेरोटोनिन, तो ये भी आपके ट्रैंक्विलाइजर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। देन ट्रैंक्विलाइजर्स के लिए भी मेंटल स्ट्रेस को खत्म करने वाली दवाइयाँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी, पीड़ा से आराम देना। अब दो तरीके से आराम ले सकते हैं भाई, एक होता है कि मेरे को सर दर्द हुआ, डिस्प्रिन ले लिया, ठीक है ना, या अपन ने डिस्प्रिन नहीं ले लिया तो अपन क्या कहते हैं भाई पेंजॉन ले लो, विक्स एक्शन 500 ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये क्या होता है कि भाई थोड़ा टाइम के लिए आपको रिलीफ देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज सर दर्द हुआ, आज मैंने क्रोसिन ले लिया, अब महीने भर बाद सर दर्द होगा ही नहीं, होगा, हफ्ते भर बाद भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है। तो ये टेम्परेरी रिलीफ देंगे, दर्द से तुरंत आराम दे देंगे, लेकिन टेम्परेरी, कुछ समय के लिए राहत देते हैं, लाइफ टाइम के लिए तो देंगे नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ना पेन इतना ज़्यादा होता है कि ये सब चीज़ें काम नहीं करती, है ना। दो तरह के पीड़ाहारी हमारे पास है, एक है एडिक्टिव ड्रग्स, एक है नॉन एडिक्टिव ड्रग्स। भाई मैंने डिस्प्रिन ले लिया, क्रोसिन ले लिया, विक्स एक्शन 500 ले लिया, तो कौन सा है ना मेरा ऐसा हुआ कि हाँ आज थोड़ा मन नहीं लग रहा है, मैं ऐसा करती हूँ डिस्प्रिन ले लेती हूँ, है ना, इच्छा होगी डिस्प्रिन ले लेगी, या आज मैं क्रोसिन ले लेती हूँ, तो ऐसा तो नहीं। तो ये है नॉन एडिक्टिव ड्रग्स जो आपको दर्द से राहत देती है, टेम्परेरी रिलीफ देती है, लेकिन इनको लेने से इनकी आदत नहीं पड़ती, दर्द कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन नॉन एडिक्टिव इनको लेने से इनके आदी नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी होती है एडिक्टिव, कि भी मान लो पेन हुआ, ज़्यादा पेन हुआ, ना गोली लग गई किसी को, है ना, तो पेन किलर लगा देना पड़ता है। अब वो पेन किलर जो है, छोटा मोटा पेन किलर तो काम नहीं करेगा, तो उनको दिया जाता है अफीम, है ना, ओपियम जिसे बोलते हैं, या अफीम का जो पौधा है ना, उसका फ्रूट जो है ओपियम पॉपी बोल देते हैं, है ना। तो आप कह दो हेरोइन, है ना, या आप अफीम तो बोल ही रहे हो उसको, ठीक है। मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन, ये तो ये दे दिया, ठीक है, उस टाइम पेन खत्म हो गया। धीरे धीरे क्या होता है, चस्का लग जाता है, मतलब व्यक्ति इनका आदी हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है कि हाँ ठीक है पेन नहीं है तो भी लेना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये है एडिक्टिव ड्रग्स। तो फिर आपको लगता है कि भाई एडिक्टिव है, इनको लेने से आदत पड़ जाएगी, दर्द से आराम दे रही है, तो ले ही क्यों रहे हो, मतलब इनको दो ही मत कुछ और ट्रीटमेंट। तो क्या होता है कि भाई ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है, उन केसेस में आपको ये देना ही पड़ेगा। अगर आप अफीम नहीं दोगे तो पेशेंट है ना सर्वाइव नहीं करेगा, इतना पेन है कि उसको हाथों हाथ सुलाना जरूरी है ना, हाथों हाथ उसको स्ट्रेस कम करना, उसका पेन कम करना, नॉट स्ट्रेस कम करना, बॉडी एक्ट को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो हम कहेंगे अच्छा इसके अलावा तो भाई एक तो क्या होता है सर्टिफाइड है, ऐसा नहीं है कि भाई बॉडी को जाके और है ना डैमेज ही करेंगे, नहीं, नुकसान नहीं करते, शरीर को कोई नुकसान नहीं करते, बस आदत पड़ जाती है तो हम क्या होते हैं धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ा लेते हैं। और कोई भी औषधि, कितनी भी अच्छी औषधि, लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर डोज से ज़्यादा ले ली तो फिर वो पॉइजन है, वो टॉक्सिन है, वो विषैली हो जाती है ना, वो टॉक्सिक हो जाएगी, फिर उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे अच्छा भाई ठीक है, अब ऐसे कौन से पेन होते हैं कि आपको है ना अफीम देने की जरूरत पड़ी। तो देखो सबसे जो खतरनाक पेन है वो है चाइल्ड बर्थ पेन, लेबर पेन, जब बच्चा होने वाला होता है ना, उस सिचुएशन में जो पेन है दुनिया का सबसे खतरनाक पेन होता है उस टाइम, है ना। उस टाइम डॉक्टर क्या करता है, सर्जरी करता है या जो भी करता है, उस टाइम उसको ये वाली ड्रग्स देनी पड़ती। दूसरा तो हम कहेंगे भाई कार्डियक पेन, हार्ट की सर्जरी होगी। अब हार्ट की सर्जरी आपको पता है कितनी खतरनाक है, पूरा यहाँ से हाथ खोल के और हार्ट तक पहुँचने के लिए जो अपनी स्केलेटन है ना, ये जो कुछ क्या बोलते हैं अपन रिब्स वगैरह है, उसको तोड़ना पड़ेगा ना, हड्डियाँ तोड़ेंगे तब तो अंदर जाएगी, हड्डियाँ नहीं रिब्स जो है उसको तोड़ के और अंदर जाएगा, हार्ट तक पहुँचेगा जैसे हार्ट तो बिल्कुल क्या होता है पैक होता है ना, तो वो चला के तुम तोड़ रहे हो, फिर तो पेशेंट को पता भी नहीं चलना चाहिए, और जब वो होश में आएगा तो कहेगा ना भाई मार दिया तूने तो एक बार और, है ना। तो उस टाइम तो कार्डियक पेन जो है
पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कोई भी तरह का ना बड़ा ऑपरेशन होता है, मेजर ऑपरेशन होता है, शल्य चिकित्सा जिसे कहते हो, तो पेन जो है वो अनटॉलरेबल होता है, सहन करने लायक नहीं होता है। उस सिचुएशन में भी उसको अफीम तो खिलाना पड़ेगा, है ना। तो दो तरह की एनाल्जेसिक जिसे आप कह रहे हैं, पीड़ाहारी जिसे आप कह रहे हैं, वो दो प्रकार का है। एक जिसको लेने से आदत पड़ जाती है, एडिक्टिव ड्रग्स, नारकोटिक्स। एक जिसे लेने से कोई आदत नहीं पड़ती है, दर्द से तुरंत आराम दे देगा, टेम्परेरी रिलीफ देगा, स्थायी राहत नहीं देगा, अस्थायी राहत देगा और कोई आदत नहीं पड़ेगी, नॉन एडिक्टिव ड्रग्स, और आप कहेंगे नॉन नारकोटिक। ठीक है, अब इनके बीच में हमारी एंट्री लेगा एस्पिरिन, है ना। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है, दर्द से आपको आराम भी देगा और बुखार के समय बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे लाएगा, तो उसे हम कहेंगे एंटीपायरेटिक। तो तीन चीज़ें फटाफट पढ़ लेते हैं, है ना। तो चलो, पहला आता है भाई पहला आता है पीड़ाहारी एनाल्जेसिक। तो भाई वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में पीड़ा या दर्द को कम करते हैं, है ना, बॉडी एक्ट को कम करते हैं, पीड़ा को कम करते हैं, दर्द को कम करते हैं, तो हम कहेंगे ठीक है पीड़ाहारी है, दर्द निवारक औषधियाँ हैं, एनाल्जेसिक्स है। कोई तकलीफ नहीं, नाम से लग रहा है पीड़ाहारी। अब मेरी बात ध्यान से रखना, तो लगा हिंदी मीडियम में ठीक है पीड़ाहारी है तो लिख देंगे, तो उसको भी पता यार पीड़ाहारी है तो लिख देगा पीड़ा कम करेगा, तो ऐसा नहीं रहेगा। और ना ये देगा दर्द निवारक औषधियाँ, वो लिखेगा भाई ऐसा करो एनाल्जेसिक, है ना। एनाल्जेसिक से आप क्या समझते, फिर अगर यार हिंदी में तो दिया नहीं, इंग्लिश में दे दिया, तो इंग्लिश में इतना जरूरी है, ऐसे थोड़ा ना होता है। पीड़ाहारी क्या होता है, अच्छा पीड़ाहारी क्या होता है, जो पीड़ा को हरता है पीड़ाहारी कहलाता है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो एनाल्जेसिक नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब दो तरह की होती है भाई, अस्वापक यानी कि नॉन नार्कोटिक, नॉन एडिक्टिव ड्रग्स। इनको लेने से आदत तो नहीं पड़नी है, तो ठीक है ना, इनको लेने से आदत नहीं पड़ेगी, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है नॉन एडिक्टिव ड्रग्स। स्वापक नार्कोटिक्स ले लिया तो आदत पड़ जाएगी, तो ये है एडिक्टिव ड्रग्स। ठीक है भाई, अस्वापक और स्वापक। देन नॉन नार्कोटिक्स, तो भाई ऐसे पीड़ाहारी जिन्हें लेने से तुरंत दर्द में अस्थायी राहत मिलती है ना। अस्थायी इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था डिस्प्रिन ले लो, एस्प्रिन ले लो, पैरासीटामोल ले लो, ऐसा तो है नहीं कि हफ्ते 10 दिन बाद तुम लेोगी ही नहीं, है ना। लेनी पड़ेगी, जब भी प्रॉब्लम होगी बॉडी में लेनी पड़ेगी, हमेशा के लिए तो आपको ये आराम देगा नहीं। ठीक है, तो तुरंत राहत मिलेगी, अस्थायी राहत मिलेगी, टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन इनको लेने से आदत नहीं लगेगी, तो ये नॉन नार्कोटिक होगी। एग्जाम्पल हो गया आपके पास एस्प्रिन और पैरासीटामोल। फिर हमारे बॉडी में देखो, अच्छा ये और अच्छा एग्जाम्पल है, देखो आपकी बॉडी में है एक केमिकल प्रोस्टेग्लैंडिनस, है ना, प्रोस्टेग्लैंडिस क्या करता है, टिश्यू इन्फ्लेमेशन, ऊतकों में सूजन लेके आता है ना, और शरीर में दर्द होता है। तो प्रोस्टेग्लैंडिस देखो, जिनका नीट का टारगेट है, जी मेन का टारगेट है, वो ये छोटे छोटे सवाल जरूर याद करेंगे, है ना, ये फंसाएंगे आपको, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है नार्कोटिक क्या है, 2 उदाहरण याद कर लिए, ओके, वो पूछेगा ही नहीं, वो यहाँ से पूछेगा छुपे हुए। तो आपके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, ये आपको छोटी छोटी चीज़ें लिखनी है नोट्स के अंदर। तो प्रोस्टेग्लैंडिस क्या करता है, टिश्यू इन्फ्लेमेशन, ऊतकों में क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, जलन उत्पन्न करना, सूजन उत्पन्न करना, दर्द उत्पन्न करना। ठीक है, अब उससे क्या हुआ, तो हम कहेंगे देखो इससे प्रॉब्लम तो है ही। एस्प्रिन क्या करेगा भाई, तो एस्प्रिन जाके प्रोस्टेग्लैंडिस के संश्लेषण को ही रोक देगा। तो प्रोस्टेग्लैंडिस, जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा भाई, नॉन एड्रेनलिन आपके सिग्नल सेंडिंग का काम करता है, मूड स्विंग्स करता है ना, बार बार आपका मूड परिवर्तित होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो काम कर रहा है। अब आपने कहा कि नहीं भाई ये एक प्रॉपर एंजाइम है, इसने नॉन एड्रेनलिन को नीचे घटा दिया, तो अगर उसको लेवल को नीचे ले आया तो हमने कहा नहीं हम तो डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन आदमी पागल मान जाएगा थोड़ा टाइम बाद, तो है ना, हमेशा ही दुखी रहता है, तो ना लोग बोलते हैं ऐसे, तो हम कहेंगे नहीं उसको लेवल को बराबर करो। तो दवाई ने क्या किया, उसने नॉन एड्रेनलिन को नहीं छेड़ा, उसने उस एंजाइम को जाके ब्लॉक किया जिसने उसको परेशान किया था, तो उसको दबा दिया। सिमिलरली प्रोस्टेग्लैंडिस, ये आपका एक केमिकल है, ये टिश्यू इन्फ्लेमेशन कर रहा है, ऊतकों में क्या कर रहा है, सूजन कर रहा है, बॉडी में दर्द उत्पन्न कर रहा है। अब एस्प्रिन क्या करेगी, तो एस्प्रिन जाके प्रोस्टेग्लैंडिस को नीचे बिठाएगी, भाई तू बैठ जा, तो वो जो परेशान कर रहा था वो तो अपने आप खत्म हो गया ना। सिमिलरली वही है ना, तो एस्प्रिन ने शरीर में जाके क्या किया, प्रोस्टेग्लैंडिस के सिंथेसिस को ही रोक दिया, तो ना होगा प्रोस्टेग्लैंडिस, ना होगा टिश्यू इन्फ्लेमेशन, ना होगा शरीर में दर्द, तो मिलेगा वो एस्प्रिन लेते ही आराम आ गया।
आई बात समझ में? तो एस्प्रिन तो अपना काम कर रही थी, है ना। अब एस्प्रिन जो है आपको आर्थराइटिस में भी, है ना, कंकाल की पीड़ा जैसे आर्थराइटिस, है ना, इसमें भी आपको क्या करती है, आराम देती है। अब एस्प्रिन जो है बच्चे, इसमें एक और ख़ास बात होती है कि ये प्लेटलेट्स का थक्का नहीं बनने देती, या ये खून को पतला करती है, रक्त में थक्के के बनने को क्या करती है, रोकती है, बिम्बाणु का स्कंदन रोकती है, प्लेटलेट्स को कोएगुलेट नहीं होने देती, खून को पतला रखेगी। तो हार्ट पेशेंट के लिए भी एस्प्रिन जो है वो बहुत यूज़फुल है। आई बात समझ में? तो हम कहेंगे एस्प्रिन इसके अलावा और क्या काम करती है, खून को पतला करती है, रक्त के थक्के को बनने से रोकती है, इसलिए हार्ट पेशेंट्स के लिए उपयोगी है, दिल के दौरे को रोकने में भी क्या करती है, उपयोगी है ना, हार्ट अटैक को रोकने के लिए भी एस्प्रिन का प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, क्लियर है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। एस्प्रिन क्या क्या करेगी, ठीक है। आपको एक लाइन और याद रखनी है एनसीईआरटी की कि भाई ये बिम्बाणु स्कंदन, बिम्बाणु मतलब प्लेटलेट्स एक्चुअली, है ना, बिम्बाणु स्कंदन को भी रोकती है। ठीक है, प्लेटलेट्स कोएगुलेशन, बिम्बाणु स्कंदन को भी रोकती है। नेक्स्ट एंटी पायरेटिक। भाई देखो, एंटी मतलब अगेंस्ट, पायरेटिक मतलब टेम्परेचर, है ना। तो ऐसी औषधियाँ जो बुखार के समय शरीर के ताप को नीचे ले आएंगी उन्हें हम कहेंगे एंटी पायरेटिक, प्रतिज्वरनाशी। तो वे पीड़ाहारी जो दर्द कम करने के साथ साथ बुखार के टाइम बॉडी टेम्परेचर को डाउन करती है, एंटी पायरेटिक कहलाती है। अब आप चाहे पैरासीटामोल बोलो तब भी ठीक है, आप एस्प्रिन बोलो तब भी ठीक है ना। तो एंटी पायरेटिक, क्लियर है बच्चों? एंटी पायरेटिक जो बुखार के टाइम आपके शरीर के तापमान को क्या करती है, कम करती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं भाई, हम एस्प्रिन का स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं, देखो काम आएगा आपके, है ना। एस्प्रिन आगे तो अपने है ही, वैसे फिनॉल वाले चैप्टर में अपने पढ़ भी रखा है वैसे। देखो एस्प्रिन, तो एस्प्रिन का पहले आईयूपीएसी नाम याद रखो। एस्प्रिन का आईयूपीएसी नाम है भाई 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। और एक और नाम याद रखेंगे, ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, अभी 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो देखो बेंजोइक अम्ल मतलब बेंजीन पे COH, है ना, बेंजीन पे COH, बेंजोइक अम्ल। 2-एसिटॉक्सी तो बच्चे एसिटिल समूह, CH3C डबल बॉन्ड हो, और ऑक्सी तो O लगा दो। तो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, चाहे ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, चाहे आप बोल दो उसको एस्प्रिन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिमिलरली एक और नाम याद रख लेते हैं अपन, पैरासिटामोल। ठीक है, पैरासिटामोल भी क्या है, बुखार में भी, डोलो तो किसने नहीं खाई आपको पता ही है ना, डोलो भी पैरासिटामोल ही। ठीक है, तो पैरासिटामोल बुखार भी कम करती है, बॉडी एक को भी कम करती है, शरीर में होने वाले दर्द से भी क्या करती है, राहत देती है। एनाल्जेसिक है, पीड़ाहारी है, नॉन एडिक्टिव ड्रग है, अस्वापक। स्वापक जिसको लेने से आदत पड़ेगी थी, हम जो पढ़ रहे हैं वो है अस्वापक, नॉन एडिक्टिव ड्रग से दर्द में तुरंत आराम देती है, अस्थायी राहत देती है ना। ऐसा नहीं कि वापस कभी पेन ही नहीं होगा। ठीक, अब पैरासिटामोल में बच्चे एसिटेनिलाइड, है ना, पैरा मतलब पैरा पोजीशन पे तो कुछ लगाना ही है। ठीक है, तो भाई पैरासिटामोल में मुझे चाहिए एसिटेनिलाइड, तो एनिलाइड तो एनिलीन बना दो, तो एनिलीन होता है बेंजीन पे NH2। एसिटेनिलाइड, H हटा के एसिटिल समूह लगाओ, तो ठीक है ना, एसिटिल समूह लगा लेते हैं। तो ये एसिटेनिलाइड और पैरा पे हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो याद रह जाएगा तुम्हें, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटेनिलाइड। पैरा हाइड्रोक्सी एसिटेनिलाइड
और इसको हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, तो हम कहेंगे पैरासिटामोल, पैराहाइड्रोक्सी एसिटेनिलाइट, ठीक है। और एक है एस्प्रिन, याद रख लेंगे। तो ये है नॉन एडिक्टिव ड्रग्स, इनको लेने से आदत तो नहीं पड़नी है ना। आज थोड़ा मौसम अच्छा है, एस्प्रिन ले लेता हूँ, या ऐसा करता हूँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, मूड नहीं है पढ़ने का, तो पैरासिटामोल लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अफीम खा लिया तो होगा, पक्का होगा, है ना। तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और वो टॉपिक है पहले अच्छा एस्प्रिन की और कुछ खास बात है। तो एस्प्रिन देखो खाली पेट नहीं लेना चाहिए। अभी तुमने क्या देखा, सैलिसिलिक एसिड, 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, तो ले लो, जाते ही एसिड बन जाएगा। खाली पेट तो वैसे ही एसिडिटी होने के चांसेस होते हैं ना, पेट में कुछ है ही नहीं, अम्ल तो हमेशा ही रहेगा भाई, कुछ ना कुछ आए तो मैं उसको पचाऊँ, ठीक है। तो अगर खाली पेट आपने एस्प्रिन ले लिया तो भैया एस्प्रिन जल अवघटित होकर एसिड बनाएगा, और आमाशय में क्या करेगा, एसिडिटी हो जाएगी, तो घाव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब एस्प्रिन खुद तो पानी में घुलती नहीं है, तो हम एस्प्रिन का कैल्शियम सॉल्ट ले लेंगे, उसमें क्या ही दिक्कत है ना। तो एस्प्रिन वाटर इनसॉल्युबल है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई एस्प्रिन का कैल्शियम लवण क्यों यूज़ करते हो, डायरेक्ट एस्प्रिन ले लो। तो ले लें, दवाई पानी में घुले तो सही, है ना, अंदर जाके बॉडी में जाके पेट में घुली नहीं, फिर मतलब क्या। दैट्स वाई एस्प्रिन का कैल्शियम सॉल्ट ही यूज़ करते हैं, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, इसके अंदर आते हैं, हाँ स्वापक में आ जाते हैं, नार्कोटिक्स। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है कि भाई अब जरूरत ही क्यों पड़ी, तो मैंने आपको बोला देखो जरूरत पड़ेगी असहनीय पीड़ा, है ना, वे पीड़ाहारी जिनका उपयोग असहनीय पीड़ा होने पर करते हैं, तो उनको हम नार्कोटिक्स बोलेंगे। अब इनसे होगा क्या, तो देखो तो नींद आएगी, अचेतना मतलब अनकॉन्शियस, है ना, नशा आता है ना, बिल्कुल वैसी ड्रग से। तो अगर नींद ही आ गई, अनकॉन्शियस हो गए, जैसे भी ऑपरेशन करते तो अपन क्या करते, थोड़ा ड्रग दे देते उसको तो सो जाता है ना। किडनी ट्रांसप्लांट करना तब भी क्या करते, यही देना पड़ता है ना। जागते हुए आदमी को एक ब्लेड भी चुभ गई तो हालत खराब कर देगा, है ना। तो हम कहेंगे ठीक है भाई निद्रा और अचेतना उत्पन्न करते हैं, और इनको ले लिया तो एडिक्शन तो आएगा, है ना। लेकिन डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो एक प्रॉपर अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, उनको पता है कि पेशेंट को क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, ऐसे, ठीक है। अब देखो कब यूज़ करेंगे, तो देखो प्रसव पीड़ा, चाइल्ड बर्थ पेन बताया था, लास्ट स्टेज का कैंसर, या फिर शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन के बाद होने वाली पीड़ा से राहत देने में हम इनका प्रयोग करते हैं। उदाहरण तो हम कहेंगे हेरोइन कह दो, मॉर्फिन कह दो, कोडीन कह दो। तो मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये तीनों के तीनों नार्कोटिक्स है, ठीक है। तो उदाहरण आपने लिख दिया मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन। अब इनको ओपिएट्स कहते हैं। तो भाई ओपियम पॉपी, अफीम का पौधा, है ना, तो अफीम के पौधे से प्राप्त होते हैं, है ना। अब अफीम का चाहे फ्रूट हो, अफीम का डंठल हो, है ना, उसका पूरा वो प्लांट का कुछ हो, अलग अलग है ना, जैसे एक भांग होता है और एक क्या बोलते हैं, मेरे को भी नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें है ना, लेकिन वो भी उसी के पार्ट से भांग होता है, वो भी अफीम के एक पौधे का पार्ट है, शायद डंठल है, या एक उसका तना है, स्टेम है, और उसका फ्रूट है, अलग अलग चीज़ें, उनके अलग अलग मार्केट में नाम है, उसका एक्सटर्नल कोटिंग है, वो भी कोई ना कोई नशा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कंबाइनली हम इनको ओपिएट्स कहते हैं, और हमें जो नाम याद रखने हैं मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन, ठीक है। तो ये है हमारी एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स क्यों कहते हैं भाई, तो इनको लेने से इनकी आदत पड़ जाती है ना, लिखा ना हमने, इनके सेवन से व्यक्ति इनका आदी हो जाता है, इसलिए इन्हें स्वापक कहते हैं, है ना। एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं, स्वापक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एडिक्शन करती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एडिक्टिव ड्रग्स, स्वापक यानी कि नार्कोटिक्स। अब हम आते हैं एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। एंटी मतलब अगेंस्ट, माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव में ध्यान रखना, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, चारों ले लें, ठीक है। तो वे औषधियाँ, वे रसायन जो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया चलेगा, वायरस चलेगा, कवक चलेगा, फफूंद चलेगा मतलब फंगस चलेगा, पैरासाइट पर जीवीबीसी में आएगा, ठीक है, उसकी वृद्धि को रोकने में सहायक होते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं, उन्हें प्रति सूक्ष्म जीवी कहते हैं, ठीक है। अब प्रति सूक्ष्म जीवी की प्रकृति के आधार पे उनकी वृद्धि को रोकना या उनको नष्ट करना, तो भाई अगर आपने कहा एंटी बैक्टीरियल, प्रति जीवाणु, तो जीवाणु नष्ट करेगा, एंटी वायरल,
वायरस को नष्ट करेगा, एंटी फंगल फंगस को नष्ट करेगा, एंटी पैरासाइट परजीवी के अगेंस्ट काम करेगा। तो आपका परजीवी कौन सा है ना? तो प्रति सूक्ष्म जीव की प्रकृति के आधार पे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकना या नष्ट करना, जैसे कि जीवाणु, कवक, वायरस या परजीवी के लिए हम क्या काम में लेते हैं? प्रति जीवाणु, एंटी बैक्टीरियल जीवाणु के विरुद्ध लड़ेगा, है ना। प्रति कवक, कवक के अगेंस्ट लड़ाई करेगा। प्रति वायरस, एंटीवायरस वायरस के अकॉर्डिंग, है ना। और प्रति परजीवी तो एंटी पैरासाइट, कोई पैरासाइट है भाई, जूं जो होती है वालों में वो भी तो पैरासाइट है, परजीवी आपका खून चूस रही है ना। तो इनके अकॉर्डिंग जो भी पैरासाइट्स है जो आपकी बॉडी से डिपेंड कर रहे हैं, आपकी बॉडी के ऊपर ही निर्भर है और आपको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, तो उनके अंदर जाके क्या करेगा? उनकी वृद्धि को रोकेगा या उनसे डायरेक्ट लड़ेगा। तो उन्हें हम कहेंगे एंटी माइक्रोबियल प्रति सूक्ष्म जीवी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एंटी माइक्रोबियल प्रति सूक्ष्म जीवी। अब दो तरह के होते हैं, एक तो हम डायरेक्ट खा लेते हैं दवाई समझ के, है ना, तो वो आपका कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और दूसरा अप्लाई कर लेते हैं, भाई डिटॉल है तो घाव तो शरीर पे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, लगा दो, तो डिटॉल है ना, क्रीम है, सोफ्रामाइसिन है, फ्यूरासिन है, ठीक है, वो भी काम है। तो हम कहेंगे अच्छा एंटीसेप्टिक, तो वो दोनों हमने इसी में रखा है एंटी माइक्रोबियल के अंदर। ठीक है, अब देखो सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं और हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं। हमारे शरीर में स्रावित रसायन इन सूक्ष्म जीवों को क्या करते? नष्ट करते। लेकिन ये रसायन अगर स्रावित नहीं हुए तो सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी पे अटैक कर लेंगे और कोई ना कोई बीमारी जो है वो उत्पन्न करेंगे। अब इन रोगों पर नियंत्रण 3 प्रकार से कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आए? बैक्टीरिया, अटैक हो गया, इन्फेक्शन हो गया शरीर के अंदर, सीधा शरीर लड़ता तो है ना, बराबर केमिकल्स है, WBC ये सब फाइट करे, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और भी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मान लो एग्जाम्स है, घर का बहुत काम है, जो फीमेल्स होती है तो बुखार को वैसे ही ध्यान नहीं देती, है ना। तो होता क्या है कि भाई हम भी बहुत बार है ना हल्के में ले लेते हैं, चलो अब शरीर के अंदर लड़ाई चल रही है, बाहर का कोई आदमी आया है, वो लड़ रहा है, WBC बन रही है ना, वो अपने फाइटर प्लेन चला के उससे लड़ रहे हैं, तो वो तो लड़ रहे हैं, तो अंदर का पूरा बॉडी जो अपना एनर्जी लगा रहा है उसको लड़ने में, तो आप तो शांत रहो, आपको तो काम करना है, मैं तो स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, ये करना है, वो करना है, या घर का काम करना है, या ऑफिस जाना है, तो फिजिकल वर्क भी चल रहा है, अंदर की लड़ाई भी चल रहा है, तो दो काम तो होंगे नहीं। तो जब अंदर लड़ाई होती है ना तो बॉडी क्या करती है? बुखार कर देती है, शरीर गर्म हो जाता है। शरीर गर्म हो गया, बुखार हो गया, तो आदमी सतर्क हो जाता है, अरे हमको बुखार आ गया। बुखार आ गया मतलब रेस्ट करना। कभी भी आपको लगेगा नहीं बुखार आ गया, तो बुखार आते ही पहला काम है रेस्ट करना। बुखार आया क्यों है? बुखार इसलिए आया है कि अंदर आपके ऊपर अंदर किसी ने अटैक किया है, वायरस है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे कोई पैरासाइट है, उसने अटैक किया है, बॉडी उससे लड़ रही है, आप शांति से बैठ जाओ, तमाशा देखो, है ना, और हल्का खाना खाओ, क्योंकि उसमें तुमने भारी खाना खाया तो फिर शरीर जो है बहुत सारी एनर्जी उस खाने को पचाने में लगा देगा। तो भाई मैं उससे लड़ाई करूँ कि जो तुमने इतना भारी खाना खाया उसको पचाऊँ, तो आप क्या करते हो? सुपाच्य भोजन ले, हल्का खाना ले कि हाँ चलो और शांति से बैठो, रेस्ट करो, है ना, नींद लो। अपने आप जो अपन देखते हैं ना, बुखार में 2 घंटे सो गए, 4 घंटे सो गए, तुम गुड फील करते, तो लड़ाई हो रही, जैसे शांति से बैठो, है ना। तो ये काम वही है कि भाई बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जैसे ही आए तो बॉडी कुछ ना कुछ केमिकल बना के उसको नष्ट करेगी। अब मान लो नहीं बना, नहीं सुनी हमने बॉडी की बात, तो बीमारियां तो होनी है। ठीक है, अब ये कह रहा है भाई देखो 3 तरीके से हम अटैक को रोक सकते हैं। या तो जिसने अटैक किया उसको मार दो, या उसकी ग्रोथ को क्या कर दो? रोक दो। तो अब कह रहे हैं अच्छा जीवाणु नाशी, मतलब शरीर में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, या जीवाणु रोधी, उनकी ग्रोथ को क्या करो? रोक दो। और दोनों नहीं कर सकते तो अपना इम्यूनिटी सिस्टम, है ना, घर वाले क्या कहते हैं, मम्मी क्या कहती है, दवाई नहीं देती आपको, है ना, बुखार आ गया, अच्छा ठीक है बुखार आ गया, काढ़ा बनाया, फटाफट काढ़ा बना के आपको दे दी। तो काढ़ा कोई दवाई नहीं है, लेकिन काढ़ा जो है वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, इंस्टेंट आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। तो बहुत बार काढ़ा पी के भी ठीक हो जाते हैं, 99% में तो हर बार से ठीक हो जाती हूँ, है ना। तो उसने आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ा दी इंस्टेंट। तो बस लड़ाई तो चली रही थी ना, सैनिक कम पड़ रहे थे, तो मम्मी है ना वो सैनिक बना के दे देगी, ये टॉनिक पी ले, सैनिक और बढ़ जाएंगे तो लड़ाई में तो वैसे ही जीत जाएगा। ठीक है, और रेस्ट करना तो आपको पता है, रेस्ट तो पहले है ना। तो 3 तरीके से हम लड़ाई जीत सकते हैं। या तो हम क्या करें? जीवाणु नाशी, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोसिडल, साइडल इफेक्ट होता है, नष्ट करना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना।
जीवाणु रोधी, उनकी वृद्धि को क्या कर देना, रोक देना, या फिर ऐसा करो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा दो, अच्छी तेज कर दो, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा दो। अब बच्चे एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक और एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी, ये दोनों एंटी माइक्रोबियल में आते हैं, लेकिन ये ओरल है ना, मुंह से ली जाने वाली खुराक है, डायरेक्ट गोली की तरह लेनी है, और ये एंटीसेप्टिक है, इसको अप्लाई करना है, घाव पे लगाना है। काम दोनों का वही है, चाहे बैक्टीरिया का अटैक है, वायरस का अटैक है, पैरासाइट का अटैक है, फंगस का अटैक है, काम इनका वही, उस अटैक को रोकना। अब गोली खा के रोकना है कि दवाई लगा के रोकना है, पर रोकना तो है, चाहे वृद्धि रोकनी है, चाहे उसको नष्ट करना है ना। अब हम कहेंगे ठीक है भाई चलो 3 इफेक्ट है। सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखो पहले क्या हुआ था कि भाई पहले जो एंटीबायोटिक बनाते थे ना, तो क्या करते थे कि भाई बैक्टीरिया को ही डीएक्टिवेट कर दिया या कोई फंगस को ही डीएक्टिवेट कर दिया। जैसे आपको पता है सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस पहला एंटीबायोटिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, और वो था पेनिसिलिन। 6 तरह की पेनिसिलिन है हमारे पास आज, है ना। तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम, चावल की फसल पे एक फंगस लग जाती थी, जैसे हर साल चावल की फसल जो है बर्बाद हो जाती थी, सफ़ेद कलर का है ना, वो पाउडर बन जाता था, फसल पूरी बर्बाद। तो उन्होंने क्या किया कि उसी फंगस को क्या किया, डीएक्टिवेट फॉर्म में, है ना, उसका मतलब बीमारी उत्पन्न करने वाला गुण खत्म कर दी, है ना, और उसका है ना वो स्ट्रेन बनाया। हालांकि बहुत मैजिकल स्टोरी है, वो तो घूमने चले गए थे लैब में, अपने आप जो है उन्होंने देखा कुछ मैजिक हो गए, केमिकल्स बने पड़े हैं, फिर उन्होंने आगे स्टडी किया। तो किया हुआ क्या, तो उन्होंने उसी फंगस को डीएक्टिवेट करा, उसका रस मान लो, सिक्रीशन मान लो, वो बनाया, है ना, और उसको वापस उसी फसल पे स्प्रे कर दिया, है ना। अब चावल की साफ सुथरी फसल, आपने फंगस को स्प्रे कर दिया, तो उसने क्या देखा, अब फंगस आगे अटैक नहीं कर रही, तो आपने तो फंगस खुद ने अप्लाई कर दी, नई फंगस अटैक नहीं कर रही। मतलब सूक्ष्म जीवों का ही एक्सट्रैक्ट है, और उसी सूक्ष्म जीवी के नए आक्रमण को क्या कर रहा है, रोक रहा है। जैसे पहले जो टीके लगते थे ना, वे पोलियो वायरस का टीका, तो पोलियो वायरस का स्टडी कर लिया, उसका पूरा जीनोम स्टडी कर लिया, भाई ठीक है ये है, डीएक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बॉडी में इंसर्ट कर दिया। अब शरीर में पोलियो वायरस तो हमने रखा है डीएक्टिवेट फॉर्म में, तो अब हवा के थ्रू हम वायरस के कॉन्टैक्ट में आए तो वो बॉडी में ऑलरेडी है और अपनी प्रजाति को आगे नहीं बढ़ने देगा, अटैक नहीं करने देगा। तो यही तो कॉन्सेप्ट था पहले। तो पहले ऐसा होता था, आजकल तो चेंज हो गया है। तो देखो प्रारंभ में एंटीबायोटिक जो है वो सूक्ष्म जीव, मतलब चाहे जीवाणु हो, कवक हो, फफूंद हो, उससे ही उत्पन्न होगा था, है ना, उसी से उत्पन्न किया जाता था, और इन अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करेगा, रोकेगा या फिर उनका विनाश कर देगा। मतलब जिस फैमिली से आए हैं वो डीएक्टिवेट फॉर्म में हमारी बॉडी में चले गए या मेडिसिन फॉर्म में आ गए, है ना, और अब अपनी ही फैमिली के जीवित मेंबर को वो खत्म कर देगा। आई बात समझ में, तो उसे हमने नाम दिया है प्रतिजैविक। लेकिन आजकल हमने क्या कर दिया, इनका सिंथेटिक वर्जन लिया है ना, संश्लेषित रसायन बना दिए, और वो भी प्रतिजीवाणु है। प्रतिजीवाणु बोलो तो भाई जीवाणु खत्म करा है, एंटीबायोटिक का काम है सारा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, फफूंद हो, मोल्ड हो, है ना, या फिर पैरासाइट हो, ये सब मिला के। और प्रतिजीवाणु मतलब उसकी एक कैटेगरी बता रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, कभी तो प्रतिजीवाणु आ जाता है, कभी प्रति सूक्ष्म जीवी आ जाता है, और कभी आप एंटीबायोटिक्स बोलते हो, समझे ना भाई। प्रति सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकना या सूक्ष्म जीवों को मारना, है ना, या आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा देना, 3 तरीके से उसका काम करना था, ठीक है। अब हम कहेंगे 2 तरीकों वाला काम तो एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक कर लेता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स है ना, एंटीबायोटिक तो तीनों करता है, एंटीसेप्टिक 2 काम कर लेता है, वृद्धि रोकना या फिर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, ठीक है। अब जीवाणु चाह रहे हो कि वायरस के लिए चाह रहे हो कि फंगस के लिए चाह रहे हो, तो अलग अलग हो गया ना कैटेगरी ऐसे। तो भी प्रतिजीवाणु तो है तो प्रतिजैविक ही, लेकिन वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया वाले पे काम कर रहा है, ऐसे कह रही हूँ मैं, ठीक है। अब ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था, है ना, कि भाई इनिशियल तो कैसे बनते थे। अब आजकल क्या है, तो देखो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा प्राप्त वे पदार्थ जो कम सांद्रता में उपापचयी प्रक्रम में अवरोध उत्पन्न करके इनकी वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं या विनाश करते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। अब तुम जो यहाँ अटक रहे हो ना, वो एक शब्द पे अटक रहे हो। देखो एंटीबायोटिक
अब पहले तो डायरेक्ट उसी से ही लेते थे, फंगस से ले लिया, एंटी फंगल बनाना है तो, है ना, लेकिन आजकल हमने सिंथेसाइज भी कर दिया, कोडिंग कर पढ़ ली भाई इसका, ठीक है ना, ये सीक्वेंस है ना, तो उसका जीनोम स्टडी करके हमने क्या किया, वैसा का वैसा केमिकल सिंथेसाइज कर लिया, ठीक है। तो कंप्लीट हो सकता है, पार्शियल हो सकता है, सेमी हो सकता है। रासायनिक संश्लेषण द्वारा वे पदार्थ जो कम सांद्रता में किसके उपापचयी प्रक्रम में अवरोध करेगा, तो यहां तुम लिखोगे सूक्ष्म जीवों के, है ना, एंटीबायोटिक गोली ले ली तो क्या है, मिलीग्राम्स में है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रम में, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, वो जो तुम्हारे शरीर पे आक्रमण करके और मज़े से पार्टियां मना रहे हैं, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो अगर वो पोषण नहीं ले पाएंगे तो जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, है ना, और जनरेशन आगे बढ़ाने में टाइम लग रहा है और पोषण पूरा नहीं मिल रहा है तो वही खत्म भी हो जाएंगे, खाना प्रॉपर नहीं मिलेगा तो जिएगा कैसे, ठीक है। तो उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस में उपापचयी प्रक्रम में अवरोध उत्पन्न करेगा। अब या तो उनकी वृद्धि को रोकेगा या उनको जाके नष्ट कर देगा, दोनों ही कंडीशन में हमने उसे नाम दिया है प्रतिजैविक, यानी कि एंटीबायोटिक डेफिनेशन पूछा जा सकता है ना। जेई में, नीट में तो आपको ध्यान रखना है कंप्लीट या फिर सेमी सिंथेटिक, पूर्ण रूप से रासायनिक संश्लेषण हो सकता है, आंशिक रूप से हो सकता है, और पहले जो हम काम में लेते थे वो तो उन्हीं को डीएक्टिवेट करके लेते थे, है ना, पहले तो हम सिंथेसाइज करते ही नहीं थे। अब देखो 19वीं शताब्दी में जर्मन वैज्ञानिक पॉल एरलिस, अब उस टाइम जो एक बीमारी थी ना वो थी सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस के लिए इन्होंने बनाई आर्सफेनेमिन। अब ये आर्सफेनेमिन जो है ये आर्सेनिक का कंपाउंड है बेसिकली, नाम इसका था सेल्वर्सन। अब इनको नोबेल प्राइज भी दे दी। सिफिलिस की बीमारी का इलाज तो इन्होंने कहा सेल्वर्सन। अब सेल्वर्सन एंटीबायोटिक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आदमी मर जाएगा, है ना, आदमी के लिए थोड़ा खतरनाक है, बीमारी तो नष्ट कर दे, वो तो वैसे ही मरना है भाई, एंटीबायोटिक नहीं भी देंगे तो भी तो मरना है। सिफिलिस की बीमारी ऐसी थी कि लंबे टाइम तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो दवाई ले, तो बॉडी के लिए तो हार्मफुल था, बट उन्होंने दवाई तो बना दी, चलो अब बाद में और रिसर्च करेंगे, पहले कुछ शुरू तो करो तो उसको आगे और आगे बढ़ाएं, है ना। तो इन्होंने सेल्वर्सन नाम से एक दवाई बनाई, एक्चुअली वो आर्सफेनेमिन है क्योंकि आर्सेनिक डबल बॉन्ड आर्सेनिक उसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये बीमारी कौन सी थी, सिफिलिस, दवाई कॉमन नेम, फेमस नेम सेल्वर्सन। एक्चुअली क्या है, आर्सफेनेमिन क्यों है, क्योंकि आर्सेनिक आर्सेनिक के बीच में डबल बॉन्ड है उस कंपाउंड के अंदर जो ये दवाई है, ठीक है, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन भाई ये तो मानव के लिए विषैली है ना, और इसका प्रभाव स्पाइरोकिट जीवाणु पर होता है जो कि सिफिलिस उत्पन्न करता है। तो भी सिफिलिस ये वाला बैक्टीरिया उत्पन्न कर रहा है, इसको तो जाके खत्म कर देगी, लेकिन या तो सिफिलिस से मर जाओ या दवाई खा के मर जाओ। तो दवाई खा के तो धीरे धीरे मरेगी ना, एक बार बीमारी से तो जान छूटेगी, तो ठीक है। अब बाद में इनको क्या लगा कि भाई जो ये डाइस पे भी काम कर रहे थे ना, और डाइस में बेसिकली तो पता है एजो ग्रुप होता है, एन डबल बॉन्ड एन, है ना, तो भाई डाइज में हम कहेंगे हाँ एजो ग्रुप होता है, एन डबल बॉन्ड एन होता है, और आर्सेनिक डबल बॉन्ड आर्सेनिक, तो उन्होंने कहा दवाई तो मैच कर रही है, केमिकल स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल मैच कर रहा है डाइज से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया और रिसर्च करी, और नुकसान तो कर ही रही थी, है ना। तो देखो बाद में उन्होंने पाया कि भाई आर्सफेनेमिन में आर्सेनिक डबल बॉन्ड आर्सेनिक है और एजो रंजक में एन डबल बॉन्ड एन है, सेम है, ठीक है। तो अब इन्होंने रिप्लेस कर दिया, आर्सेनिक की जगह एजो ग्रुप ले लिया और एक और मेडिसिन बनाई प्रोंटोसिल, है ना। अब प्रोंटोसिल में इसकी जगह ये है, तो ये तो हमें मार रही थी, कम से कम शांति तो है। तो प्रोंटोसिल नाम की दवाई बनाई जिसका स्ट्रक्चर सेल्वर्सन के समान था, तथा जल्दी ही यह भी खोज लिया कि शरीर में प्रोंटोसिल जो है एक यौगिक सल्फेनिल अमाइड में बदल जाती है। तो भाई सिफिलिस का ट्रीटमेंट किससे हो रहा है, प्रोंटोसिल से। प्रोंटोसिल किसकी जगह काम में ली, तो सेल्वर्सन। सेल्वर्सन क्या है, आर्सफेनेमिन नाम की दवाई है। आर्सफेनेमिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आर्सेनिक डबल बॉन्ड आर्सेनिक था, है ना, कॉमन नेम, थोड़ा भारी नाम था आर्सफेनेमिन, तो अच्छा नाम रख दिया सेल्वर्सन। दवाई सेल्वर्सन, बीमारी सिफिलिस। लेकिन ये दवाई से क्या हो रहा है, आदमी जो है वो भी टॉक्सिक है, उसके लिए भी नुकसान कर रही है ना। काम क्या कर रही है, स्पाइरोकिट नामक जीवाणु को खत्म कर रही है। स्पाइरोकिट क्या कर रहा है, सिफिलिस उत्पन्न कर रहा है। तो सिफिलिस को मारने के लिए हमने ये बना दी सेल्वर्सन, ठीक है। अब और रिसर्च क्या कह रही है, तो और रिसर्च कह रही है कि जो सेल्वर्सन का स्ट्रक्चर है, आर्सफेनेमिन का स्ट्रक्चर है, वो एजो ग्रुप से मैच कर रहा है, एजो डाइज को जो स्टडी कर रहा था ना उससे मैच कर रहा है। तो हमने आर्सेनिक डबल बॉन्ड आर्सेनिक को एन डबल बॉन्ड एन से रिप्लेस कर दिया और नया नाम दिया प्रोंटोसिल।
प्रोंटोसेल सेम काम कर रही है जो सल्वर्सन कर रही है। सल्वर्सन क्या कर रही थी, सिफिलिस के इलाज में उपयोगी था, तो प्रोंटोसेल भी यही काम कर रही है, ये भी सिफिलिस को ख़त्म करे। अब बाद में और रिसर्च क्या कह रही है कि भाई ये जो प्रोंटोसेल है ये सल्फेनिल अमाइड बनाती है, सल्फर ड्रग्स पढ़ाई थी ना, है ना, तो ये बना रही है सल्फेनिल अमाइड। तो इन्होंने कहा अच्छा प्रोंटोसेल भी मत बनाओ, कुल मिला के ये दवाई बॉडी में जाके किस में बदली, सल्फेनिल अमाइड में, तो तुम भी कुछ सल्फेनिल अमाइड सल्फर ड्रग्स नाम की चीज़ बना दो, तो डायरेक्ट ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो रिसर्च यही तो है कि मैंने ये चीज़ खोजी, हो सकता है 100 गलतियाँ हैं, पर मैं खोजूंगी 100 गलतियाँ करूंगी तभी तो तुम 10 कम करके 90 पे आओगे, आने वाली जनरेशन और कम करेगी तो तुम 80 पे आओगे और 60 पे आएगी, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब कोई गलती नहीं होगी, है ना। तो कुछ शुरू तो करो, आई बात समझ में। तो और रिसर्च के बाद पता चला कि भाई ये तो सल्फेनिल अमाइड है ना, तो अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सल्फेनिल अमाइड है। तो उसके बाद में हमने नई डिस्कवरी की सल्फर ड्रग्स, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली सल्फर ड्रग्स है वो है सल्फापिरिडिन, पैरामिनो बेंजीन सल्फेनिल अमाइड बताया था, सल्फर ड्रग्स का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, और सबसे ज़्यादा यूजफुल है सल्फापिरिडिन। अब बाद में इन सारी डिस्कवरीज के बाद में 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से पेनिसिलिन प्रतिजीवाणु की खोज की। ठीक है भाई, तो सबसे अच्छा जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है वो है पेनिसिलिन। अब तक भाई 6 तरह की पेनिसिलिन हमारे पास है ना। अब देखो, प्रतिजीवाणु का सूक्ष्म जीवों पर नाशक और रोधी, नाशक मतलब नाश कर दो, खत्म ही कर दो उसको, है ना, और रोधी मतलब उसको रोक दो। तो 2 तरह के हमने नाम दिए हैं, बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, भाई जीवाणु नाशी और जीवाणु निरोधी। अब जीवाणु नाशी नाश कर दो, तो पेनिसिलिन जो है उसे किस में रखेंगे, तो हम कहेंगे पेनिसिलिन को हम जीवाणु नाशी में रखेंगे, नष्ट कर देगी। और उदाहरण दो तो अमाइनो या अमीनो ग्लाइकोसाइड, ये भी क्या है, तो ये भी आपका जीवाणु नाशी है। और दो तो भाई ऑफ्लॉक्सिन, है ना, ऑफ्लॉक्सिन, अब इसको लिखना कैसे है भाई, ऑफ्लॉक्सिन मैं लिख देती हूँ स्पेलिंग से लिखना, तो ठीक है। ऑफ्लॉक्सिन भी क्या है, तो भाई ऑफ्लॉक्सिन भी बैक्टीरियोसिडल है, जीवाणुओं का नाश करने वाला एंटीबायोटिक है। ठीक है। अब रोधी, तो या तो वृद्धि को रोक दो, तो भी एक ही बात है, तो जीवाणु रोधी में आपके पास है एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन देखते ही हो आप, सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो है ना यूज़ करता है आजकल एरिथ्रोमाइसिन, या फिर आपको मिलेगा टेट्रासाइक्लिन। एरिथ्रोमाइसिन तो आपको देख लेना, कहीं ना कहीं आपके प्रिस्क्रिप्शन में घर में मिल ही जाएगा। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, तो एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, या फिर आप लिखो क्लोरेमफेनिकोल या क्लोरेमाइसिटीन, क्लोरेमफेनिकोल या क्लोरोमाइसिटीन। ठीक है, तो तरीके तो हमारे पास 3 थे, या तो किल ही कर दे जीवाणु को, या उसकी वृद्धि को रोक दे, या फिर अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा ले, है ना। तो बेसिकली पेनिसिलिन क्या है, बैक्टीरियोसिडल है। एरिथ्रोमाइसिन क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। पेनिसिलिन जीवाणु को खत्म कर देगी, एरिथ्रोमाइसिन उसकी वृद्धि को रोक देगी। तो ठीक है ना, उसका लाइफ साइकिल तो होता ही है, 10-20 सेकंड का तो होता है, 20 सेकंड में डबल, अगले 20 सेकंड में, अगले 20 सेकंड में, तो जल्दी बीमारी फैलाता है। तो ग्रोथ रोकना भी उसको मारने के बराबर है ना। तो हम कहेंगे ओके भाई, जीवाणु नाशी और जीवाणु निरोधी। अब इसके बाद में देखो तो भाई हमारे जो एंटीबायोटिक है ना, इनका विस्तृत प्रभाव है ना, मतलब जैसे मान लो तुम्हारा कोई टीचर है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो उसका स्पेक्ट्रम, भाई वो आपका टीचर जो है वो क्या पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा लेता है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा लेता है, बहुत बड़ी बात है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा दी। फिर हम नहीं, फिजिकल छोड़ो, वो तो ऑर्गेनिक भी पढ़ा लेता है। अच्छा, पूरी फिजिकल पढ़ा ली 11-12 की, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा ली, नहीं वो तो इनऑर्गेनिक भी बढ़िया पढ़ा देता है। तो थोड़ा बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, फिजिकल भी कंप्लीट कर रहा है, ऑर्गेनिक भी कंप्लीट कर रहा है, इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट कर रहा है। और 1-2 महान आदमी तो आपको पता ही है जो केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ा लेते हैं, बहुत अच्छे लेवल की फिजिक्स भी पढ़ा लेते हैं, तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो सिमिलरली मेडिसिन को भी हम जो जज कर रहे हैं वो उनके स्पेक्ट्रम से, जैसे कहते हैं भाई आप ऐसा करो, ये ले लो विक्स एक्शन 500 ले लो या क्रोसिन ले लो, क्या होगा, सर्दी खत्म हो जाएगी, सर दर्द खत्म हो जाएगा, बदन दर्द खत्म हो जाएगा, बुखार भी कम हो जाएगा।
तो दवाई तो एक लेनी है, बीमारियां तुम्हारी 4 खत्म हो जाएंगी। तो मतलब वो आपकी एंटी पैरासाइट भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी वायरस भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है ना। अकेली दवाई बेचारी इतने सारे काम कर रही है, अकेला टीचर इतना सारा काम कर रहा है, तो वाइड स्पेक्ट्रम। तो मेडिसिन का इफेक्टिव जो असर है ना, कि उसकी परास जो है वो हम उसके स्पेक्ट्रम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीवाणु अथवा अन्य सूक्ष्म जीवों की वह परास जिस पर प्रति जीवाणु का प्रभाव होता है उसको स्पेक्ट्रम की तरह अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो बहुत ज़्यादा बायोलॉजी का है, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नॉलेज तो नहीं है, बट वैज्ञानिक ग्राम ने एक क्या बोलते हैं स्टेन बनाया था। स्टेन मतलब डाई, रंजक बनाया था, है ना, कि भाई मैं एक रंजक बना देता हूँ कलर, और जो मेरे रंग में रंग जाएगा वो ग्राम पॉजिटिव, और जो मेरे रंग में ना रंगा वो ग्राम नेगेटिव। ठीक है ना, जो मेरे रंग में रंग गया ग्राम पॉजिटिव, और नहीं रंगा तो कोई बात नहीं ग्राम नेगेटिव। तो हमने कहा ठीक है, 2 तरह के बैक्टीरिया हो गए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, या तो तुम्हें रंगना है या तुम्हें नहीं रंगना है, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, तो अब ग्राम पॉजिटिव वालों की बीमारियां अलग है और ग्राम नेगेटिव वालों की बीमारियां अलग है। आप कह रहे हो बस आप तो ये गोली ले लो, पॉजिटिव वाले भी सारे खत्म हो जाएंगे, नेगेटिव वाले भी सारे खत्म हो जाएंगे। तो बड़ा स्पेक्ट्रम है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, है ना। तो 3 तरह के हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, लिमिटेड स्पेक्ट्रम। विस्तृत स्पेक्ट्रम सबको मार डालेंगे, नैरो स्पेक्ट्रम पर्टिकुलर, और लिमिटेड स्पेक्ट्रम बीमारी भी एक ही। मैं चैप्टर एक ही पढ़ाऊंगा भाई, मैं तो ये बहुत बस इसमें PhD कर रखी है, ये चीज़ तुम्हें बेस्ट पढ़ा दूंगा, डिपेंड। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो भाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु। ठीक है, तो वे प्रति जीवाणु जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत परास का विनाश करते हैं, निरोध करते हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु कहलाते हैं। पॉजिटिव को भी मार दिया, नेगेटिव को भी मार दिया, या तो मार दो यार वृद्धि रोक दो, एक ही बात है, दोनों से मर जाएगा वो। ठीक है, उदाहरण तो देखो, एमॉक्सिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोरेमफेनिकॉल, क्लोरोमाइसिटीन भी कह सकते हो, एमॉक्सिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोरेमफेनिकॉल, एमॉक्सिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोरोमाइसिटीन या क्लोरेमफेनिकॉल। इससे पहले जो बताई थी जीवाणुनाशी, उसमें थी पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड और ऑफ्लॉक्सिन, और जीवाणु रोधी उसमें मैंने बताई थी इरिथ्रोमाइसिन, क्लोरेमफेनिकॉल था, और टेट्रासाइक्लिन। याद रखना है, इसका कोई इलाज नहीं है, दवाइयाँ हैं। ठीक है, और बायो है और डॉक्टर बनना है तो बहुत बढ़िया है, फिर तो याद रखो अभी से। तो एम्पिसिलिन, एमॉक्सिलिन, क्लोरेमफेनिकॉल ब्रॉड स्पेक्ट्रम, पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। संकीर्ण स्पेक्ट्रम, तो भाई या तो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करेंगे या ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करेंगे, मतलब स्पेक्ट्रम छोटा है तो संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन जी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देन लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सिर्फ एक जीव अथवा एक रोग पर प्रभावी होती है, इसी बीमारी का इलाज करेंगे, है ना, उसे हम लिमिटेड स्पेक्ट्रम, सीमित स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु कहते हैं। एंटी मलेरिया ले तो कुनैन की गोली देनी है तो मलेरिया का ही काम करेगी, और कुछ नहीं करना है। आई बात समझ में, इस तरह से, है ना। तो ये होती है एंटीवायरल है, उसमें भी पर्टिकुलर यहाँ कोरोना वायरस है तो आपको ये चलाना है। आप कोरोना तो खैर अभी है नहीं ट्रीटमेंट, या पर्टिकुलर जो भी है ना, पैरासाइट वाले में तो स्पेशली जो आता है वो एक ही दवाई आती है एक ही बीमारी के लिए, तो वो हो गया लिमिटेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चलो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम और लिमिटेड स्पेक्ट्रम। अब देखो आज तक टोटल कितनी पेनिसिलिन है, तो भी हमारे पास 6 पेनिसिलिन है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही है वो है पेनिसिलिन जी। ठीक है, इंडिया में पेनिसिलिन आपका बनता है हिंदुस्तान बायोटिक्स एंटीबायोटिक्स और प्लेस है पिंपरी। तो याद रखना भी भारत में हिंदुस्तान बायोटिक्स द्वारा पिंपरी नामक स्थान पे क्या करना है, तो भाई वहाँ पे हम पेनिसिलिन जो है वो डिज़ाइन करते हैं। नाउ पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो बच्चे पेनिसिलिन की संरचना, तो देखो पेनिसिलिन जो है वो आपका अमाइड ग्रुप है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई RC डबल बॉन्ड ONH। अब यहाँ तुम बना दो एक तो साइक्लोब्यूटेन की रिंग और बीच में सल्फर लेके तुम बना दो साइक्लो
पेंटेन की रिंग। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, साइक्लोब्यूटेन की रिंग बना देते हैं, साइक्लोपेंटेन की रिंग बना देते हैं। बाहर जो है वो अमाइड बना दो, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं इसको। है ना, तो बाहर हम बना दे अमाइड R, C डबल बॉन्ड O और NH, ये रिंग के अंदर आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अमाइड R, C डबल बॉन्ड O NH। एक सेकंड थोड़ा और ठीक कर देते हैं इसको, यहाँ रिंग के अंदर नहीं, रिंग के बाहर है ये अमाइड। ठीक है, रिंग के अंदर भी अमाइड है, ये C डबल बॉन्ड O और ये N ही लिखूं क्योंकि 3 वैलेंसी हो गई। यहाँ कुछ नहीं है तो ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक अमाइड आपको नज़र आ रहा है, एक अमाइड आपके ब्यूटेन वाली रिंग के अंदर चला गया, है ना। बाकी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप 2 मिथाइल लगा दो और यहाँ आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो और बस बाकी H। तो ये आपका है बेसिक स्ट्रक्चर पेनिसिलिन। अब 6 तरह की पेनिसिलिन ना, R बदल दो भाई, R आपका मिथाइल है या 2-पेंटिनाइल है या बेंजाइल है, उसके अकॉर्डिंग पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। 6 पेनिसिलिन है आपके पास, पेनिसिलिन G सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, स्ट्रक्चर आपको बोर्ड एग्जाम्स में नहीं बनाना है, ऐसे ही रफ आइडिया दिया भी ठीक है, ऐसे कोई दवाई आ जाए तो आपको पता होना चाहिए अच्छा हाँ ये पेनिसिलिन है। ऐसा स्ट्रक्चर तो हमने पेनिसिलिन में देखा था। ठीक है, आफ्टर दैट क्लोरेमफेनिकॉल। तो भाई क्लोरेमफेनिकॉल तो बच्चों इसे हम क्लोरोमाइसिटीन भी कहते हैं। ये भी आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसको भी ऑरली लेना है, सीधा मुंह से दवाई लेते हैं वो लेना है। फटाफट ये जाएगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जठरांत्र क्षेत्र में, मतलब स्टमक में बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और क्लोरोमाइसिटीन मोस्टली टाइफाइड, निमोनिया, पेचिस और मेनिंजाइटिस और यूरिन इन्फेक्शन, इनमें है ना, डिसेंट्री बोलते हैं पेचिस को। ठीक है, तो टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, मेनिंजाइटिस और यूरिन इन्फेक्शन, इनमें सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला मेडिसिन है। ठीक है, तो ये है आपका क्लोरेमफेनिकॉल। अब आते हैं एंटीसेप्टिक। तो भैया एंटीसेप्टिक क्या है, तो एंटीसेप्टिक डिटॉल क्या है, सेवलॉन क्या है, सोफ्रामाइसिन क्या है, फ्यूरासिन क्या है। तो एंटीसेप्टिक जिनको एज अ मेडिसिन लेना नहीं, खाना नहीं है, अप्लाई करना है ना, तो वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं, सीधे जीवित ऊतकों पर अप्लाई करते हैं, खाना नहीं है, उन्हें हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। ठीक है भाई, तो वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं तथा ये जीवित ऊतकों के लिए हानिकारक है ना, हानिकारक नहीं होते। लिविंग टिश्यूज पे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूतिरोधी का उपयोग जीवित ऊतकों जैसे त्वचा के कटने या घाव होने पर करते हैं। शरीर में बैक्टीरिया अपघटन से उत्पन्न गंध को कम करने के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिओड्रेंट वगैरह के फॉर्म में भी एंटीसेप्टिक्स आते हैं आजकल। ओके, तो समझ में आ गया एंटीसेप्टिक क्या होता है। तो हम कहेंगे ओके, बेसिकली जो हम घर में काम में ले रहे हैं वही। अब देखो पूतिरोधी के उदाहरण, तो बच्चे पहला है आपका डिटॉल। अब डिटॉल देखो आपको दिया है कंपोजिशन। डिटॉल जो है आपको कहते हैं डिटॉल, तो डिटॉल को एक पर्टिकुलर केमिकल नहीं है, एक रासायनिक पदार्थ नहीं है, डिटॉल मिक्सचर है, मिश्रण है। 2 चीज़ें हैं, क्या क्या है, तो एक तो है मेटाक्लोरोजाइलिनॉल और दूसरा है टर्पिनियॉल। डिटॉल में 2 चीज़ें कौन सी हैं, मेटाक्लोरोजाइलिनॉल, दूसरा टर्पिनियॉल। अब याद कैसे रखेंगे, तो बच्चे मेटाक्लोरोजाइलिनॉल, तो जाइलिन बना दो, तो जाइलिन होता है बेंजीन पे 2 मैथिल, है ना, और मेटा तो मतलब समझ गए ना, एक छोड़कर एक, तो ये जाइलिन है। मेटाक्लोरो तो बीच में Cl डाल दो और OH, जाइलिनॉल तो OH, तो मेटाक्लोरोजाइलिनॉल। और टर्पिनियॉल, तो भाई टर्पिनियॉल होता है मेथिल साइक्लोहेक्सीन, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सीन है, मेथिल लगा दो ऊपर, और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है,
तो बॉटम पार्ट पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो भी मेटाक्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, डिटॉल बोलते हैं। ठीक है ना। डिटॉल लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई होता है, जब भी घाव होता है तो हम क्या करते हैं, डिटॉल से फटाफट उसको साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, डिटॉल अप्लाई कर लेते हैं, तो और ज़्यादा बैक्टीरिया जो है उस पर अटैक नहीं करता है। ठीक है, तो भाई ये हो गया प्रतिरोधी। नेक्स्ट है बाईथायोनल। ठीक है, अब भाई बाईथायोनल को बच्चों तो हम इसको साबुन में मिलाते हैं ना। एक्चुअली ये फिनॉल का कंपाउंड है, थायो ग्रुप सल्फर के लिए आता है, तो बाईथायोनल, तो तुम ध्यान रखोगे भाई बाईफिनाइल और इनके बीच में सल्फर लगाना है। ठीक है, तो बाईफिनाइल और इनके बीच में सल्फर लगाना है, और बाईफिनॉल कर दें तो फिनॉल कर दो, है ना, और बाकी वही कर दो, मेटा पोजीशन पे क्लोरो कर दो, एक छोड़कर एक, तो यहाँ Cl और यहाँ Cl। तो ये जो कंपाउंड है ये बाईथायोनल है ना। इसको क्या करेंगे, तो भाई इसको साबुन में मिलाएंगे, साबुन को ये एंटीसेप्टिक कैरेक्टर देगा। साबुन महंगा हो जाता है, आप कहते हैं ना डिटॉल का साबुन आ गया आजकल, ठीक है, या सेवलॉन का भी साबुन आता है, या मेडिमिक्स का भी साबुन आता है, तो ये एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया ख़त्म करते हैं, एंटीसेप्टिक है, लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई करना, है ना। आगे आएगा विसंक्रामी, जर्मिसाइड। भाई डिटॉल और फिनॉल में फ़र्क क्या है, तो डिटॉल का काम भी जर्म्स को ख़त्म करना है, फिनाइल का पोछा लगाते हैं वो भी जर्म्स को ख़त्म करता है, तो फ़र्क क्या है, तो भाई डिटॉल पानी में डाल के नहा लो, फिनॉल थोड़ा पानी में डाल के नहा लोगे। तो जिनको लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई किया जाता है, जिनको जीवित ऊतकों पर काम में लिया जा सकता है, वो तो आपके एंटीसेप्टिक है, प्रतिरोधी है। लेकिन जिनको जीवित ऊतकों पे काम में नहीं ले सकते, जिनसे फर्श साफ करने हैं, नालियाँ साफ करने हैं, इंस्ट्रूमेंट साफ करने हैं, मशीनें साफ करनी है, वो आपके जर्मिसाइड है, जर्म्स को किल करने वाले, लेकिन शरीर पे नहीं लगाएंगे उनको। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चलो बाईथायोनल। और एग्जाम्पल्स, तो भाई टिंचर ऑफ आयोडीन हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो आयोडीन में भी एंटीसेप्टिक कैरेक्टर होते हैं, जर्म्स को किल करने की टेंडेंसी होती है। अब आयोडीन का 2 से 3% घोल, अल्कोहल और पानी का मिक्सचर ले लो, 2-3% अगर उसमें आयोडीन मिला दिया तो उसको हम टिंचर बोलेंगे और सीधे घाव पे लगा सकते हैं। इसके अलावा तो भाई आयोडोफॉर्म, तो एक्चुअली आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक नहीं, आयोडोफॉर्म आयोडीन गैस छोड़ेगा, है ना। अब आयोडीन में एंटीसेप्टिक कैरेक्टर है, तो आयोडोफॉर्म में अगर हम लगा देंगे घाव पे तो आयोडीन छोड़ेगा, आयोडीन जर्म्स को किल करती जाएगी, सूक्ष्म जीवों को खत्म करेगी, तो आयोडोफॉर्म को भी हम एंटीसेप्टिक मानते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन आप समझ गए। इसके अलावा आँखों में होने वाला इन्फेक्शन जो है, आई इन्फेक्शन, उसके लिए हम लेते हैं बोरिक एसिड, कैरम बोर्ड का पाउडर होता है बोरिक अम्ल, है ना। तो कैरम बोर्ड का जो पाउडर है, बोरिक अम्ल है, उसका तनु जलीय विलयन ले लो, वो भी माइल्ड एंटीसेप्टिक है, वो भी क्या करेगा, जर्म्स किल करेगा, और आई इन्फेक्शन, आँख के संक्रमण में यूज़ होता है। इसके अलावा तो हम कहेंगे फ्यूरासिन, उसके अलावा तो हम कहेंगे सोफ्रामाइसिन। नेक्स्ट आता है बच्चे विसंक्रामी डिसइंफेक्टेंट, नाम से यह लग रहा है इन्फेक्शन खत्म करना है, सूक्ष्म जीवों को मारना है, वृद्धि को रोकना है, लेकिन जीवित ऊतकों पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। तो हम इनको कब यूज़ करेंगे, तो फर्श साफ करना है, नाली साफ करनी है, सफाई करनी है ना, यंत्रों का जो है उनको क्लीन करना है, तो उसके लिए, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। फिर फिनॉल है, नैफ्थलीन की गोलियां हैं, SO2 है। अब फिनॉल तो पीने से रहे या अप्लाई करने से रहे, पीने से तो मर ही जाएगा, अप्लाई भी नहीं कर सकते, है ना। नैफ्थलीन की गोलियां हैं, तो जर्म्स तो किल कर ही रहे, ठीक है। तो विसंक्रामी हो गया आपका। अब कुछ जैसे भाई फिनॉल है, कुछ अमाउंट जो है, लाइक अगर फिनॉल का 1% विलियन है तो वो डिसइंफेक्टेंट है, आप लिविंग टिश्यूज़ पे, शरीर पे नहीं काम ले सकते। लेकिन 0.2% है तो वो एंटीसेप्टिक का काम कर लेगा, माइल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी टिश्यूज़ को, सेल्स को, लिविंग सेल्स को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाएगा। तो फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन तो एंटीसेप्टिक है, लेकिन 1% सॉल्यूशन क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। सिमिलरली क्लोरीन 0.2 ppm से 0.4 ppm में अगर है तो भाई वो डिसइंफेक्टेंट है, विसंक्रामी है। तो क्लोरीन का 0.2 से 0.4 ppm जलीय विलयन विसंक्रामी है, डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। अब आता है भाई प्रतिरोधी और जर्मनाशी में अंतर बताइए। तो देखो, इनको जीवित ऊतकों पर प्रयुक्त कर सकते हैं क्या नहीं, तो हम कहेंगे हाँ
सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, वृद्धि रोकते हैं, सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, वृद्धि रोकते हैं, दोनों ही ठीक है ना। लेकिन इनका प्रयोग जीवित ऊतकों पर होता है या हो सकता है। यहां क्या लिखना है कि नहीं भाई, जीवित ऊतकों पर प्रयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो लिविंग टिश्यूज पे काम करेगा यहाँ पे, तो हम कहेंगे नहीं, नहीं करेगा। ओके, जीवित ऊतकों पर प्रयुक्त नहीं होते हैं। और कुछ बताओ, तो हम कहेंगे बिल्कुल। आप डिटॉल कितना काम में लेते हो और फिनॉल कितना काम में लेते हो? गाँव पे डिटॉल लगाना है, तुम सोचो कितना यूज़ कर रहे हो, और फिनाइल का बोझा लगाना है ना। तो भाई इनका अमाउंट तो बहुत कम होता है, अत्यंत कम मात्रा में प्रभावी होते हैं। थोड़ा सा डिटॉल ले लिया तो भी वही काम करेगा। ठीक है, और इनको क्या, तो इनको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है ना, तो अधिक मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। और तो मुझे बताओ, फिनाइल का पोछा हम देखें ना, हॉस्पिटल में एक बार लगाया, 2 घंटे बाद फिर लगाया, हर 2 घंटे बाद, हर 2-3 घंटे में लगाते, क्योंकि लॉन्ग टाइम इफेक्टिव। लेकिन डिटॉल से एक बार घाव साफ किया तो हर 2 घंटे में करने की जरूरत नहीं, एक बार कर लिया है ना, वापस 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद। ठीक है, तो भाई इनका दीर्घकालिक प्रभाव होता है, लॉन्ग टाइम इफेक्टिव, दीर्घकालिक प्रभाव होता है ना। और ये शॉर्ट टाइम, ठीक है, कम समय तक प्रभावी होते हैं, शॉर्ट टाइम इफेक्टिव होते हैं, कम समय तक प्रभावी होते हैं। क्लियर? तो दे आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, प्रतिरोधी और विसंक्रामक। अब लास्ट टॉपिक फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, और वो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, प्रति निषेचक औषधियाँ, प्रति जनन औषधियाँ। नाम से ही लग रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाली पिल से, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से, गर्भ निरोधक गोलियों के घटक है ना। तो हम कहेंगे भाई जो जनन उत्पादकता को कम करने के लिए प्रयुक्त होती है, प्रोडक्टिविटी घटानी, क्योंकि आपने इतनी सारी मेडिसिन, आपने एंटासिड खोज लिया, आपने एंटीहिस्टामिन खोज लिया, आपने एंटीबायोटिक खोज लिया है ना, आपने एंटीपायरेटिक खोज लिया, एनाल्जेसिक खोज लिया, तो इतनी दवाइयाँ खोज ली, तो लोग मरना तो बंद हो गए। अब लोग मरना बंद हो गए तो बहुत सारी पॉपुलेशन हो गई, अब इतनी जनसंख्या हो गई तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी, 25 चीज़ें और हो जाएगी। तो अब लोगों को कम करो। अब लोगों को कैसे कम करें? पहले के टाइम में तो ऐसा बच्चे तो भगवान की देन है, अब आजकल लगता है नहीं, बच्चे लिमिटेड अमाउंट में ही अच्छे है ना। तो ये है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जो जनन उत्पादकता को क्या करेगी? कम करेगी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए इनका प्रयोग करेगी। अब वैसे बच्चों को लगता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो 6 हार्मोन्स होते हैं, लेकिन ये ड्रग्स है ना, देखो इनका परसेंटेज होता है, इनका लेवल होता है कि इतना एस्ट्रोजन इतना प्रोजेस्टेरॉन होना चाहिए, तब बिल्कुल परफेक्ट आदमी का बॉडी है और वो रिप्रोडक्शन के लिए काम करने को तैयार। अब इनके अंदर भी सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, बस परसेंटेज ऊपर नीचे कर दिया, तो परसेंटेज ऊपर नीचे करते ही फर्टिलिटी कम करने का काम करेंगे। तो आपको बताना है मोस्टली इनमें ये संश्लेषित एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन व्युत्पन्न के मिश्रण है। अब देखो आपके पास एक है नॉरएथिंड्रोन, तो नॉरएथिंड्रोन जो है ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, और दूसरा नोवेस्ट्रॉल, तो भाई ये एस्ट्रोजन व्युत्पन्न है। तो नोवेस्ट्रॉल, एस्ट्रॉल तो एस्ट्रोजन का डेरिवेटिव है, और नॉरएथिंड्रोन तो हम कहेंगे ये प्रोजेस्टेरॉन का व्युत्पन्न है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। इसके अलावा भी आपको मिलेगा कि मटर के तेल में या बिनोले के तेल में या गॉसिपोल नामक का केमिकल, ये सब भी एंटी फर्टिलिटी का काम करते हैं। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा न्यूरो सेंसिटिव है ना, न्यूरो सेंसिटिव तंत्रिका सक्रिय औषधियाँ, न्यूरो एक्टिव ड्रग्स। इसके अंदर हमारे पास 2 थे, एनाल्जेसिक पीड़ाहारी भी 2 तरह का था, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक, और उससे पहले था ट्रैंक्विलाइजर यानी कि प्रशांतक। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था, पहले प्रशांतक हो गया था, एनाल्जेसिक हो गया था, नार्कोटिक हो गया था, नॉन नार्कोटिक हो गया था, फिर हम आए थे एंटी माइक्रोबियल प्रति सूक्ष्म जीव, उसमें एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट यानी कि जर्मनाशी।
ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या था भाई, ये सवाल बनेगा फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन क्या है और 1% सॉल्यूशन क्या है। तो फिनॉल का 0.2% तो एंटीसेप्टिक का काम करेगा, लेकिन 1% है तो लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई नहीं होगा, जीवित ऊतकों पर उसका प्रयोग नहीं होगा और अब वो नुकसान करेगा, तो वो डिसइंफेक्टेंट है। आई बात समझ में? SO2 की सूक्ष्म मात्रा तो हम कहेंगे ठीक है काम कर जाएगी, लेकिन डिसइंफेक्टेंट है, ऐसे है ना। तो ये सारी बेसिक चीज़ें, और ये लास्ट में हमारे पास है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। आई होप सारी मेडिसिन अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आखिरी लेक्चर, केमिकल्स इन फूड इंडस्ट्री और डिटर्जेंट्स एंड सोप, साबुन और अपमार्जन। ठीक है, 1 घंटे आधे घंटे में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर अच्छा लगे लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।